बिहार, जिसे चुनौती स्थल आज कहा जा रहा है, पचपदरा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बायतू के विधायक और पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद हरीश चौधरी को चुनौती दी कि वो आए और मुद्दों पर उनसे डिबेट करें। कल हरीश चौधरी ने वो चुनौती स्वीकार की और टाइम तय किया कि वो 7 बजे तक रविंद्र सिंह भाटी का इंतजार करेंगे। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी की कुर्सी हमारे पास खाली है, वो आए नहीं। उनका कहना है कि वो चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं और गाजे बाजे के साथ बतौर सांसद यहां आएंगे। देखते हैं वो तो किस रूप में आएंगे, वो वक्त बताएगा और वो इस बाड़मेर जैसलमेर की जनता तय करेगी। लेकिन कुछ आरोप उन्होंने लगाए, उन सवालों पर और उसके अलावा कई सवाल आज हम हरीश चौधरी जी से पूछेंगे। हरीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी, आपके माध्यम से तमाम आपके श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। शुरुआत जब हम रिफाइनरी के बाहर बैठे हैं, इस रिफाइनरी से ही करते हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को यह बताया जाए कि ये रिफाइनरी यहां आई कैसे और क्या क्या चुनौतियां रही, क्योंकि मैंने भी थोड़ा देखा है उस समय को। ये रिफाइनरी राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2009 में जब बाड़मेर की जनता ने मुझे सांसद चुना, तब हम लोगों के सामने ये चुनौती थी कि इस बाड़मेर का विकास कैसे करें। उसमें रिफाइनरी के संदर्भ में भी हम लोगों का संघर्ष रहा। राम सर, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा जी आए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मैंने खुद ने वहां इस रिफाइनरी के संदर्भ में उनकी बात को मांग रखी, तर्क रखे, पर हमें साफ ना मिला कि मुमकिन नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है आर्थिक तौर के ऊपर। पर हम लोग हारे नहीं, बाड़मेर की जनता की दी हुई ताकत से, मनोबल से वापस हमने प्रयास किया और रिफाइनरी के संदर्भ में फैसला करवाया। और ये रिफाइनरी की ये कहानी है। और आज ये रिफाइनरी, जिस रिफाइनरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बड़ी धीमी रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पीएसयू की रिफाइनरी, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की रिफाइनरी बनी है, उसमें सबसे कम समय के अंदर कोई रिफाइनरी बनी है तो ये पचपदरा रिफाइनरी है। कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है कि जो समय अवधि जो प्रधानमंत्री जी को सबसे धीमी लग रही है, वो आंकड़े, समय के आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे तेज रफ्तार से कोई रिफाइनरी बनी है। वो अलग बात है कि 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर वो रिफाइनरी उन्होंने बंद कर दी थी और कुतर्क से। उस समय भी एक संघर्ष आप लोगों ने किया था। बिल्कुल, उस वक्त भी बिल्कुल आपके पीछे हम लोगों ने यहाँ धरना किया, प्रदर्शन किया। यहाँ से हम लोगों ने एक यात्रा, जो पैदल यात्रा थी, यहाँ से जोधपुर संभागीय मुख्यालय तक पैदल यात्रा तक कांग्रेस के लोगों ने करी। ये इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस समय मैं इसी क्षेत्र में जर्नलिज्म करता था और उस यात्रा को मैंने कवर किया था और पैदल पदयात्रा इन्होंने की थी, लेकिन साथ साथ कवर करने में भी आपके साथ था। काफी जर्नलिस्ट साथी और काफी यहाँ के लोगों का साथ रहा। एक लंबा रिफाइनरी को लाने के लिए एक संघर्ष रहा है। युवाओं को आज नहीं पता है कि रिफाइनरी कैसे आई। केन, कुछ लोगों को उनके बारे में केन एनर्जी के संदर्भ के अंदर भी जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में बदलाव कर केन एनर्जी की उस वक्त कैसे ड्रिलिंग हुई और कैसे फाइनेंशियल और बाकी सब नियम है, उसके अंदर भी तब्दीली करानी पड़ी। तो तब्दीली कराकर भी केन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी उस वक्त के तत्कालीन यूपीए सरकार का पूरा सहयोग राज्य से बाड़मेर के अंदर, थार के अंदर ये केन एनर्जी मुमकिन हुई। केन एनर्जी आई और भी कई प्रोजेक्ट आए, लेकिन हरीश जी, विकास की बातें तो बहुत हुई, विकास दिख भी रहा है, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आज जब कोई ये कहता है कि बाड़मेर जैसलमेर में कुछ हुआ नहीं, पिछले 75-77 साल में जो नेता है उन्होंने कुछ किया नहीं, तो कैसा लगता है सुन के? बड़ा दुर्भाग्य है। जिनके नाम से वो अपनी राजनीति और जिनके नाम से वो अपना चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते हैं, ये 75 वर्ष के वो कह रहे कि किसी संसद ने कुछ भी नहीं किया। शिव के विधायक महोदय ये कहते 75 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ 75 वर्ष के दरमियान जो संसद रहे हैं स्वर्गीय तन सिंह जी, उनके नाम पर वो उनको आदर्श मानते हैं।
वो 75 वर्ष के कार्यकाल में स्वर्गीय तन सिंह जी का भी कार्यकाल रहा है। उस वक्त जो भी परिस्थिति रही है, जिनको वो आदर्श मानते हैं, वो अपने आदर्श के कार्यकाल को लिए भी ये सोच रखते हैं, तो ये उनको मुबारकबाद। मानवेंद्र सिंह जी यहाँ 5 वर्ष तक सांसद रहे। मानवेंद्र सिंह जी के बारे में भी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनको तकलीफ हरीश चौधरी इकलौते से क्यों है? उनके 75 वर्ष से नहीं बोलना चाहिए, उनको सिर्फ 5 वर्ष की बात करनी चाहिए। हाँ, 5 वर्ष में क्या हुआ उसकी जिम्मेवारी हरीश चौधरी की है, और मैं जवाब दूंगा। बतौर में पूर्व सांसद मेरे बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्येक नागरिक जी, कोई भी मेरे से सवाल करेगा तो उसको मैं जवाब दूंगा कि मेरे 5 वर्ष के संसद काल के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर क्या हुआ। आप पर तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बतौर सांसद आपने डीएनपी को लेकर कुछ नहीं किया। सांसद के तौर के ऊपर सांसद और बनते ही मैंने उस समय के तत्कालीन मंत्री रामलाल जी जाट वन मंत्री थे, उनके साथ बैठक कर और बाकी पूरी व्यवस्था के अंदर जो भी तब्दीली करानी थी वो कराकर डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन कराकर, उसी डेवलपमेंट प्लान से आज भी डीएनपी इलाके के अंदर कोई भी विकास की योजना चल रही है, कोई भी काम हो रहा तो उसी डेवलपमेंट। हमारा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि बन तो जाते हैं पर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, वो अध्ययन नहीं करते, वो नियम नहीं जानते। डीएनपी के संदर्भ के अंदर वहां का कोई भी विकास होगा तो उसके लिए मूलभूत जो पहला कदम है कि वो डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसको संलग्न कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर ये प्रावधान है और वो किसने करवाया और वो आज तक उसी के अंदर ये हो रहा है, वो उन्हें नहीं पता है। बिल्कुल, डीएनपी को लेकर आपने काफी स्पष्ट कहा। फिर से आते हैं हम थोड़ा रिफाइनरी पे हैं। रिफाइनरी को लेकर भी आप पर काफी आरोप लगाए हैं। आप पर सबसे बड़ा आरोप वो लगाते हैं कि आपने केवल एक अपने करीबी या एक वर्ग को ही रिफाइनरी में रोजगार लेने दिया या ठेके धंधे करने दिए, दूसरों को नहीं करने दिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस बाड़मेर के अंदर कभी जाति के तौर के ऊपर किसी मजदूर को, किसी ड्राइवर को, किसी वाहन के मालिक को, ठेकेदार को और व्यापारी को जाति के आधार के ऊपर कभी भी इस विवाद के अंदर नहीं फंसाया गया। ये सीयू के विधायक पहले ऐसे जनप्रतिनिधि है और पहले ऐसे उम्मीदवार है सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जाति के जहर। और जो ये कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो कोई भी आकर इस रिफाइनरी के अंदर पता कर ले कि वो जहर, और ये जहर जो आज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 26 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर के लोग इसका जवाब देंगे। आज तो उन्होंने यहां तक कहा है कि वो रिफाइनरी में आएंगे बतौर सांसद और यहाँ की दुकानें बंद करवाएंगे। ये दुकानें किसकी बंद कराएंगे? ये जो गरीब यहाँ के जो सिंधी मुसलमान है, बिल्कुल सबसे पहले दुकानें उनकी शुरू होती है, क्या इनकी दुकानें बंद करवाएंगे? ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए बात करते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया जी। ये नीचे आकर कभी भी इनकी पीड़ा को समझा नहीं है, कभी जानकारी इन्होंने हासिल नहीं करी। मैंने कभी भी राजनीतिक तौर के ऊपर इन मुद्दों को कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। जब आज आरोप लगा रहे हैं, आज इन पर विवाद कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो सिंधी मुसलमानों के जिनकी ये दुकानें हैं साथ में जी, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के अंदर इन्होंने फैसला करा कि यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो फैसला करना तो अलग बात है, जो इनकी दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों को भी गिराया गया। और जब मैं विधायक बना तो जो भी यहाँ दुकानें थी उन दुकानों को गिराने से रोका गया और नियमों के अंदर प्रावधान में परिवर्तन कराकर नए नियम बनाकर आज उनको अधिकार दिया कि जो उनकी खातेदारी की जमीन उनके ऊपर ये दुकानें बने। ये तमाम दुकानें जो आपको सामने दिख रही है, तमाम जमीन इन मुसलमानों की है, सिंधी मुसलमानों की है, पर किसी ने भी इस इलाके के अंदर उनको अपने धर्म जाति से नहीं देखा। पहला व्यक्ति कोई आया है तो ये रविंद्र सिंह के साथ चलकर, और ये सच्चाई है नहीं सच्चाई उनके बीच में जाकर किसी इन मुसलमानों से आप पूछ सकते। ये तो मैंने देखा है, क्योंकि हमारा तो पूरा मार्केट इधर शिफ्ट हो गया। 15 से ज्यादा बड़ा बाजार आज की तारीख में। अब ये दुकान बंद, अब ये दुकान बंद इन सिंधी मुसलमानों की कराएंगे? दुकान बंद किसकी करवाएंगे? इस सिंधी मुसलमानों के बाद में तन सिंह जी की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे क्या? उनके बाद किशोर सिंह जी कानोड की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे? किसकी दुकानें हैं यहाँ पर? ये दुकानें तमाम दुकानें इन लोगों की। एक और जब आप जी, एक और आरोप आप पे लगा रहे हैं। एक शब्द उन्होंने लाया है, छोटा राजन। वो छोटा राजन शब्द, ये शब्दावली के पीछे की सोच के ये खुद छोटा राजन का
जो बनने के लिए इनका खुद का लक्ष्य है, इसके लिए ये कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई भी तुलना कर सकता है यहाँ कि यहाँ इस रिफाइनरी के अंदर, आज तक मैंने रिफाइनरी के अंदर किसी को फोन नहीं किया, किसी को कोई दबाव नहीं किया। कोई भी आकर या पता कर सकता है रिफाइनरी के अंदर जितने निष्पक्ष ढंग से ये चीजें हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो प्रयास कर रहे हो आज आपके खुद के इलाके के अंदर, वो प्रति पाइलिंग जो 30 से 50 रुपए रंगदारी हो रही है, वो रंगदारी के अंदर कौन हिस्सेदार और भागीदार है? क्या वो या पचपदरा में करने का प्रयास करोगे? दुनिया की कोई ताकत किसी रंगदारी को पचपदरा के अंदर, इस रिफाइनरी के अंदर कोई भी नहीं कर सकती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, क्या आरएन के अंदर जो फायरिंग कर जो वहां के ठेकेदार थे, जिस फायरिंग के अंदर एक व्यक्ति घायल भी हुआ, इस फायरिंग का और इस तरह के कृत्य करने की या कोशिश करेंगे वो ताकत से, या इस रिफाइनरी के अंदर नहीं तो पहले हुआ नहीं कभी हो सकता है। जैसे ये जाति और धर्म की बात या कर रहे, उससे पहले मैंने कभी भी ये धर्म और जाति के संदर्भ में रिफाइनरी में कौन काम कर रहा वो नहीं कर रहा। उनके खुद की स्व जाति राजपूत समाज के या ठेकेदार है मैसेज स्तन सिंह जी। वो उस व्यक्ति के पास जो टर्नओवर है, वो उनका टर्नओवर जो मेरे जाति के लोगों के बारे में ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जितने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सबके बैलेंस शीट आकर कोई भी देख ले। मैं आज उनको या वापस से बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक उनके स्व जाति के, वो एक उनकी स्व जाति नहीं है। उनके अलावा जो ये राजश्री है, सवाई सिंह जी है, धन सिंह जी मौसेरी है, किशोर सिंह जी कानोड़ है, पहाड़ सिंह जी है, ये तमाम लोग हैं। पर ये तमाम लोगों को उनकी जो ये नजर है वो गलत नजर है। इनको एक ठेकेदार के तौर पर नहीं देख रही है, ये उनको जाति के तौर पर बांटकर दिखा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये मैसेज स्तन सिंह जी ने किसी को खैरात के अंदर ये मैसेज स्तन सिंह दी क्या? नहीं, वो मजदूर थे, उन्होंने खून पसीने से खुद मेहनत कर और मैसेज स्तन सिंह को यहां तक पहुंचाया। और ये इन जैसे लोग, रविंदर सिंह भाटी जैसे लोग, इन लोगों की मेहनत से अपनी कंपनी को यहां से तक बढ़ाने को ये जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों को ये तय करना है क्या इन लोगों को जातीय रंग देने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है। आज इन लोगों को आज जो काम कर रहे हैं, इनको जाति से जाति के बीच में ये भावना भड़काकर, विवाद कराकर क्या हासिल करवाना चाह रहे हैं। ये विश्वविद्यालय के अंदर इसी तरह से इन्होंने चुनाव लड़कर और कोई प्रयास किए, दूसरी जगह भी इसी तरह के चुनाव के बाद भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या ये बाड़मेर के अंदर आज हम 36 कौम, और मैं इनको नहीं कह रहा हूं, इनके साथ जो खड़े हैं उन तमाम इनके समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, बाकी दूसरे कौम के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो ये आज नई संस्कृति पैदा कर रहे हैं, क्या ये भविष्य के अंदर ये बाड़मेर के लिए सही है, गलत है? जो ये जहर घोल रहे हैं इस बाड़मेर की हवा के अंदर, क्या ये बाड़मेर के लिए सही है? क्या ये थार के लिए सही है? क्या बालोतरा के लिए सही है? तो नई संस्कृति हम लोगों के लिए है, बड़ी मुश्किल से। विश्वविद्यालय से मैं भी आया हूँ, आप भी छात्र और ये जो बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये आज नहीं देखा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा तौर तरीके से तुम्हारे ये चैलेंज की भाषा, उस वक्त के ये पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त जो उनके खुद के परिवार के लोग थे उन लोगों से पूछ लेना। मैंने 90 के अंदर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, 91 के अंदर चुनाव लड़ा, इस तरह के चुनाव किया। आज इस तरह की भाषा की ये इस्तेमाल करें, थोड़ा सा रोक रहा हूं। उस समय हरीश चौधरी ने जेएनयू में जब चुनाव लड़ा था, तो आज के जो जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको चुनाव हराया था। नहीं, पर चुनाव हराया जीतना अलग है, पर ये अहंकार नहीं था। ये मेरे को कोई अहंकार नहीं है कि मैंने उनको चुनाव हरा दिया। ये लोकतंत्र है। 1952 के बाद के अंदर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिताना हराना ये जो भी उस मतदाता उनके ऊपर है। पर ये अहंकार, इस तरह का माहौल आपने देखा क्या? नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा। काफी चुनाव लड़े, 7 चुनाव मैंने लड़े। 7 चुनाव में से मैंने 6 चुनाव जो रविंदर सिंह जी भाटी की जाति है, राजपूतों के सामने लड़ा, पर कभी भी इस तरह का कृत्य मैंने नहीं देखा। और ये अपने आप को मजबूत बता रहे, ये मजबूत नहीं है। मजबूती इस तरह की नहीं होती। मजबूती होती जब ये शिव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। पानी वहां मोहनगढ़ के अंदर पानी होने के बावजूद भी शिव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। वहां जाकर और पानी नहीं मिलने का जो कारण पता कर वहां प्रयास कर वो पानी मिलना चाहिए। एक बाइकों के विधायक के तौर के ऊपर मैं वहां गया,
सिर्फ पीएचडी के ऊपर भी सब 200 आरोपण हो रहा था। मैंने कहा सिर्फ पीएचडी नहीं है, ये बिजली विभाग के जो बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने के कारण वो है, वहां जाकर और दुरुस्त करवाई। मजबूती इसके अंदर होती है। आज ये सवाल करते हैं मजबूती ये तो थोड़ी कहते जो हैं मजबूती से आवाज रखूंगा। नहीं, आवाज क्या रखेंगे? जिस विश्वविद्यालय के अंदर, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, अक्रेडिटेशन के अंदर वो ए श्रेणी के अंदर थे, और ये जब अध्यक्ष थे जिसकी ये बहुत ज्यादा महिमा मंडल करते हैं, वो ए श्रेणी से ये बी श्रेणी के अंदर आया। और जो ये मेरे से पूछते हैं सवाल कि आप संसद रहते हुए क्या एक बार भी वो बात करी क्या कि जब जिस दिन मैं संसद बना था 17,078 रुपए, 17,078 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन आय हुआ करती थी, और आज 1,21,953 की आय 7 गुना। कोई भी उदाहरण देने के लिए बात करना, उस मूल मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? उसमें मुसलमान के लिए भी हुआ, हिंदू के लिए भी हुआ, उनकी जाति के लिए हुआ, मेरी जाति के लिए हुआ, 36 कौम के लिए हुई। और ये 10 वर्ष में ये खुद नरेंद्र मोदी जी के खुद की, ये जो नरेंद्र मोदी जी के खुद की ये बी टीम है, इन नरेंद्र मोदी जी के शासन काल के अंदर बाड़मेर के अंदर आय कितनी बड़ी, सिर्फ इतने से आंकड़े लाकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि आंकड़े क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि 7 गुनी की जगह दुगनी भी नहीं हुई। बिल्कुल 10 वर्षों के अंदर, इसलिए ये चुप है, मौन है। पूरे प्रचार प्रसार के अंदर ये कह रहे हैं, कभी भी नरेंद्र मोदी के नाम लिया इन्होंने? नरेंद्र मोदी के नाम लेते ही इनके होठ सूख जाते हैं। कभी भी अमित शाह की बात करी? ये डर किस बात का? अब ये कह रहे हैं तगड़े हो। तगड़े आप हुए कि जब नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? नजर से नजर मिलानी तो आगे की बात है कि सवाल पूछने तक भी हिम्मत नहीं करते हैं। मजबूती जब होती है जब हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए ये चीजें करी जाती। क्या आपको लगता है कि जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ये बी टीम है, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं और क्या, या यूं कहें कि बीजेपी ही इनके साथ चुनाव लड़ रही है? चुनाव इनको लड़ा कौन रही है? ये खुद कह रहे हैं कि मैं बी टीम हूं। ये खुद कह रहे हैं, जब खुद अपना नामांकन दाखिल करने के बाद में अपने ट्विटर हैंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इन्होंने बताया, और एक पत्रकार महोदय को जब इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी में बताया, ऐसा नहीं कि चलते किसी पत्रकार ने पूछा, उन्होंने पूछा है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो? उन्होंने बोला हाँ मैं सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं निकाला तो मैं क्या करूं? छात्र जीवन के अंदर ये आरएसएस के साथ जुड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में। इनको मूल मुद्दा, मूल बात ये बोल रहे हैं कि पाटौदी के लोगों से वोट लिए जी, पाटौदी के लिए किया क्या? मैं आज इनको कहना चाहता हूँ, ये चैलेंज की संस्कृति तो लोकतंत्र के अंदर नहीं है। बिल्कुल अपने मुद्दों की अपनी बात की है। पाटौदी में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। पाटौदी की जो पाटौदी की जनसंख्या 2011 के अंदर किसी भी कार्यकाल, मैं सिर्फ अपने कार्यकाल के नहीं कह रहा हूं, किसी भी कार्यकाल के अंदर 80,000 की आबादी के अंदर इतने काम किसी ने करवाए हुए उस विधायक का ये नाम लेकर आई बाड़मेर जैसलमेर की जनता के सामने, क्योंकि बात इन्होंने शुरू करी। जब बात इन्होंने शुरू करी तो जो जवाब है, जो जवाब की जिम्मेवारी और इस जवाब को आगे बढ़ाने की किसी की जिम्मेवारी है, वो इनकी खुद की है, रविंद्र सिंह भाटी की है। बिल्कुल। जो ट्यूबवेल जिस दिन मैं यहाँ विधायक बना पाटौदी के अंदर सिर्फ 16 ट्यूबवेल हुआ करते थे और 160 ट्यूबवेल हुए। कितने गुना? 10 गुने ट्यूबवेल किसी भी इन मुसलमानों के वोटों के संदर्भ में बोला। ये जवाब है। नवीन राजस्व गांव, जो नए राजस्व गांव, 61 राजस्व गांव 80,000 की आबादी के अंदर, मैं 5 साल तक नहीं कह रहा हूं। तो बतौर राजस्व मंत्री आपने नहीं, मैं तो 5 साल में नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल के अंदर कोई भी आप बता दो कि 61 राजस्व गांव किसी जगह बने हैं। वो ये बात रविंद्र सिंह जी भाटी जब ये आरोप करते थे, पंचायत समिति के अंदर 7,000 घरों को रोशनी दी। बिल्कुल, वो जाकर ये लोग नहीं देख रहे। यहाँ तहसील बनी है, यहाँ कॉलेज बनी है, कॉलेज की जो बिल्डिंग है वहां जाकर पाटौदी मुख्यालय के ऊपर देख ले कि कॉलेज की बिल्डिंग कितनी बनी है। ये रोड शो और उसके अंदर लगे हुए हैं, पर वहां जाकर उन्होंने पाटौदी के अंदर उन्होंने की। स्कूलों की बात करें, 13 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में कराया, 31 उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में गया। 2018 के अंदर 16 उच्च माध्यमिक थी। कितना गुना? 16 थी और 47 3 गुना। कहीं भी किसी भी जगह आप खुद अपने कार्यकाल के अंदर जो स्कूल है क्रमोदय शिव की करवाओगे तो 5 साल बाद आप बता देना। 3 गुना स्कूल क्रमोदय का ही हुई है। इन लोगों के वोट की ताकत से इन लोगों के 3 गुना स्कूलों का क्रमोदय हुआ। 7 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, 12 उप पशु चिकित्सा उप केंद्र, ये तमाम इसके अलावा भी जो काम हुए हैं
तो इनको विवाद ही विवाद करना। आपने काम तो गिनाए, लेकिन आज आप ये नहीं देख रहे हैं कि आज का युवा काम कम और रील ज्यादा देख रहा है? नहीं, ये रील ये बना रहे हैं, ये रील बनाते हुए इनको ये भी पता नहीं चलता है, मतलब ये लोगों को क्या समझ रहे हैं। कल बाटाड़ू के अंदर जब गई है, बाटाड़ू के अंदर जो वीडियो बनाकर उन्होंने अपलोड किया वो बाटाड़ू का था ही नहीं। खुद ने अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर बाटाड़ू के सड़क है, कम से कम ये जो ये कर रहे हैं, बाकी दूसरी जगह भी ये कि ये प्रचार प्रसार की एजेंसी कर रही है, बाटाड़ू की सड़क के बीच में रेलिंग है या नहीं है, ये तो कम से कम वहां जाकर पता कर लेते। और उस तरह के अगर ये कोई करते हैं, बस ये रील की दुनिया बात करें, सिर्फ इस जाति के जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरीश चौधरी या कांग्रेस में किसी ने जाति का नहीं करे। ये जो पाटौदी आप देख रहे हो, इस पाटौदी के अंदर सभी समाजों को जमीन दी जी, और आजाद भारत की को जाति से भेद करना। आप पर आरक्षण गंभीर आरोप लगा दिया कि आपके हाथ खून से रंगे हैं। मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये आरोप इन्होंने लगाया है। आरोप के इससे पहले जो इनके साथ आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो ताकतें इनको चुनाव लड़ा रहे, इन लोगों ने ये बात करी। मेरे खुद का कमलेश प्रजापति के घर जाना हुआ और मैंने उस परिवार से पूछा, जब मैं बिल्कुल साफ था तो मैंने उस परिवार से पूछा कि आपकी मांग क्या, आप बताओ। उन्होंने कहा कि हमारी जांच होनी चाहिए। जांच किससे होनी चाहिए? बोले सीबीआई से होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने सीबीआई से जांच करवाई। वो सीबीआई 6 महीने तक बाड़मेर के अंदर रही। वो सीबीआई ने एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे जांच करी और वो क्लोजर हुआ। वो पूरे के पूरा क्लोजर होकर पाक दामन साफ हुआ। हरीश चौधरी के ऊपर इन्होंने दाग बहुत लगाने की कोशिश करी और आज यहाँ बैठा हूँ। लेकिन हरीश चौधरी यही बैठे हैं। दुख नहीं पर हुआ जो आपको? दुख इन लोगों की यही कोशिश है आज राजनीतिक से इतर की नहीं वो दुख। इन लोगों का काम यही है, चाहते हैं कि आवाज जो आवाज उठाई जा रही है, लोगों की आवाज उठाई जा रही है, वो मौन करे, सुन करे, शांत करे। पर ये आवाज शांत नहीं होगी। चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, मूल मुद्दे पर बात हुई, लोगों की बात हुई, विचार की बात हुई, विचारधारा की बात हुई, अपनों की बात हुई। ये ताउम्र में करता रहूं। मतलब हरीश चौधरी पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, हरीश चौधरी पीछे नहीं हटेंगे। आरोपों की तो बौछार आप पे नहीं, लगातार आरोपों किए की जा रहे बौछार, हैं। हर आरोप का जवाब मैं दे रहा हूं। कल से हेलीकॉप्टर में होगी? नहीं, कुछ भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाए या सैटेलाइट लेकर आ जाए, वोट हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट से नहीं मिलते, वोट दिल से मिलते हैं। आप पूरी दुनिया ने यहाँ देखा, एक बच्चा, नादान बच्चा, हम कहते भगवान का होता बच्चे के, उस बच्चे को भी दबाव देकर, जब उससे पूछा कि वोट किसको दे रहे हैं लोग, तो दबाव देकर पीछे से किस तरह का दबाव दिया जा रहा है कि वो बच्चा कह रहा है कि रविंदर सिंह को। जब पत्रकार खुद ने बोला कि नहीं बेटा, तो किसी के दबाव और किसी के उसमें नहीं मान, खुद अपने मन से बताओ वोट किसको दे रहा है। तो वही बच्चा, उसने क्या बोला कि मैं वोट उम्मीदवार बेनीवाल को दूंगा। ये मतलब ये दबाव दे रहे हैं, जोर जबरदस्ती झंडियां लगा रहे हैं। आज बाढ़ से ये 1000 जो नौजवान लेकर आ रहे हैं, जब इन नौजवानों को भी पता चलेगा, तो आज इनके आगे पीछे जो नारे लगा रहे हैं, इनको भी पता चलेगा। इससे पहले जितने भी नौजवान इनके साथ में थे, आज उनसे जाकर पूछो, एक सीढ़िया के तौर के ऊपर उन नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो छात्र संघ के अध्यक्ष इनके बाद में बने हुए, मैं इन सब बच्चों को कहना चाहता हूं, उनके पास व्यक्तिगत तौर पर जाकर कभी पूछो तो सही कि इन्होंने उनको एक मित्र के तौर पर, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ लगाया, कभी भी उनका साथ दिया? नहीं साथ दिया। एक हर इनके जीवन के अंदर हर व्यक्ति हर कदम के ऊपर एक सीढ़ी की तरह है, कभी भी उसके लिए ईमानदारी से ये रिश्ते निभाने वाले नहीं है। और मेरे सामने जितने भी चुनाव लड़े, उनके साथ भी मेरे मधुर संबंध है। जो बात होगी, मुद्दे की बात होगी, मजबूती से बात होगी। ये इस गलत आचरण, गलत बातों से नहीं। इसलिए भी ये आज इनकी ये स्थिति, इसलिए ये जो बैठने की जगह है, रिफाइनरी के सामने एयर कंडीशन नहीं है। ये रिफाइनरी की सड़क के ऊपर जो आज अपन ये डब्बे लगाकर बैठे, इस डब्बे के ऊपर आज नहीं बैठे। सिर्फ आज लफ्जबाजी करनी, सिर्फ बात करनी, सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है। कोई भी आरोप लगाए तो उनकी जिम्मेवारी लो। बिल्कुल। और ये जो कमलेश प्रजापति के संदर्भ में इन्होंने हाथ लाल रंग से किए हुए हैं, वो अगर ये नहीं प्रूव करेंगे तो क्या माफी मांगेंगे? नहीं। कि ये फिर जाकर वो कोर्ट के अंदर माना नहीं करेंगे। सब मैंने तो नहीं कहा, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, सीधा उनके नाम से कर रहा हूं। आज भी जो वो सवाल कर रहे हैं, तो मैं सीधा उनका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है।
कि बाड़मेर जैसलमेर का कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में मेरे से सवाल उठाए तो इस सवाल को मैं सुनूं और इस सवाल का मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल, ये हुआ। इसके बाद एक थोड़ा चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अपन जहां बैठे हैं अभी आते हुए एक भवन निर्माण हो रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। ये मतलब ये बढ़ता हुआ बाइतू ये कह रहे हैं, इन लोगों को तकलीफ किस लिए है? इन लोगों को तकलीफ इसलिए कि जो सामने आपको अंग्रेजी माध्यम की स्कूल दिख रही, इतनी बेहतरीन स्कूल बाड़मेर जैसलमेर में कहीं भी नहीं है, पर यहां भी इन्होंने विवाद किया। एफआईआर भी दर्ज करे, एफआईआर के अंदर एफआईआर भी लगी जी, निराधार आरोप पुष्पक भी लगे, इन चुनाव के अंदर भी वापस लगाए। जब मैंने यहां आकर बताया कि जमीन के आसपास कोई भी सरकारी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति का यहाँ कोई दुकान नहीं है, का मकान नहीं है, खेत नहीं है, तो इनके होठ सूख गए और इससे शांत हो गए। इनकी जो प्रवृत्ति आरोप लगाओ और दौड़ जाओ, किसी के ऊपर कीचड़ फेंको और दौड़ जाओ, ये बाड़मेर आज जान चुका है। इतने कम समय के अंदर जो इनके जो ये कृत्य रहे बाड़मेर जान चुका है। मैंने जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने ये आरोप लगाए, मेरे पास जानकारी सही नहीं थी इसलिए आरोप लगाई। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम यहाँ आकर जानकारी तो लगे। एक मेहनत से ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति को आप उस जाति के रंग के अंदर करें, वो स्वर्गीय आत्मा, आज तन सिंह जी वो स्वर्गीय आत्मा आज क्या समझ रही होगी कि मेरे को इन्होंने अपने वोट लेने के लिए आज इन्होंने मेरे को जाति के अंदर बांट करो, जाति के रंग के अंदर रंगा। हरीश चौधरी ने कभी भी ये नहीं करा। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने वहां भी मैं गया था अभी गडरा रोड की ओर, तो जैसिंदर स्टेशन आया, वहां पे भी एक केंद्रीय विद्यालय खुला है। जैसिंदर का केंद्रीय विद्यालय देश के सबसे सुदूर इलाके के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय उसमें से मेरे लिए भी वो चौंकने वाली थी कि यहाँ पे तो फोर्स भी नहीं है, फोर्स का परिवार भी नहीं है। जब हरीश चौधरी सांसद था उस वक्त जैसिंदर के अंदर जहाँ 100% दलित रहवासी है, उनकी आबादी है, उसमें जैसिंदर के अंदर ये केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। वो बात नहीं करेंगे, वो उनको दिखेगा भी नहीं, वोट लेते हुए दिखे। आज ये बात कर रहे कि मैं इतना घूम रहा हूँ, दूसरे उम्मीदवार कितने घूम रहे, वोट लेने के बाद में वो चौटन पंचायत समिति जो शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक दफे भी गई, एक दफे भी नहीं गई। उन 18 ग्राम पंचायत के अंदर विधायक बनने के बाद वोट लेने के लिए जाए तो अलग बात, उससे पहले एक दफे भी नहीं गई। 4 महीने के अंदर जिस विधायक को बात करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं प्रत्येक गांव के अंदर पदयात्रा करूंगा, वो उन गांवों के अंदर जब जाकर मैंने पूछा कहां पदयात्रा हुई, तो वो जवाब मुझे भी मिल गया। कोई भी जाकर उन पदयात्रा को, वो पदयात्रा सिर्फ रील के यात्रा हो गई। रील यात्रा करने के लिए क्या ये रील यात्रा होनी चाहिए? उमेदवार बेनीवाल का जो जीवन है, जो रियल का जीवन है, वो होना चाहिए। वो 26 तारीख को बाड़मेर की जनता फैसला करके जवाब देगी। रील को लेकर काफी बातें उठ रही हैं। रील का प्रबंधन भी एक बड़ा अलग हो चला है, क्योंकि बाटाडू में भी एक बार आपके कार्यक्रम में आया था जब कृषि महाविद्यालय का आपने कार्यक्रम किया था। कृषि महाविद्यालय आज नहीं दिख रहा था उस रील में। ये रील में जो गाने और ये वीडियो दिख रहा है, क्या यही डेवलपमेंट का एक नहीं? ये बाटाडू का राष्ट्रीय ध्वज जो फैल रहा है वो नहीं दिख रहा है, बाटाडू का अस्पताल नहीं दिख रहा है, बाटाडू की तहसील नहीं दिख रही है, बाटाडू के अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं दिख रही है, बाटाडू की जो कृषि महाविद्यालय है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर जो जा रहे हैं वो दुनिया को दिखाई नहीं रहे। और फिर पूछता बढ़ता हुआ बाइतू का है, जो इनकी टीम जो करोड़ों रुपए खर्च कर और जो टीम दुनिया को दिखा देगी, बहुत समर्थन मिला है, बहुत समर्थन है। पूरे हिंदुस्तान से जातीय जहर घोलकर, भावना भड़काकर आज लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जो इनका खुद का समाज है वो भी बहुत समझदार है। मुझे पूरा यकीन है कि इनका समझदार समाज भी जब इनको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की मंशा क्या, तो ये 26 तारीख तक भी इनके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। निष्पक्ष तौर के ऊपर जो सही है, जो संघर्ष कर रहा है, राजपूत समाज के अंदर मजदूर नहीं है, जो मजदूर का पसीना उमेदवार राम बेनीवाल का आ रहा है, उमेदवार राम बेनीवाल की जाति मजदूर है, और राजपूत समाज परिवार के अंदर कोई भी मजदूरी करने वाला हर राजपूत नवयुवक, हर राजपूत जो इंसान है, वो उसको अपने आप ही महसूस होगा कि नहीं, जो मेरा पसीना है इस मजदूरी के लिए, उमेदवार राम का पसीना उस मजदूरी के लिए, वो पसीना एक ही है, वो मजदूर जाति का पसीना है, वो उनको एहसास होगा और 26 तारीख को वो लोग ये फैसला करेंगे। बिल्कुल। उमेदवार राम बेनीवाल से जुड़ा एक सवाल, आपने 2 चुनाव लड़े उमेदवार राम बेनीवाल के सामने, ये कितना कठिन फैसला था आपके लिए कि अपने सामने चुनाव लड़ने वाले को ही आप अपनी पार्टी में आपके ऊपर ले आए? ये लोकतंत्र के अंदर पहली दफे नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी ने खुद के सामने चुनाव लड़ना और उसके बाद हारना,
हारे हुए प्रत्याशी को अगली बार वापस उनको कांग्रेस का टिकट दिया और सिर्फ टिकट देकर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, खुद के मंत्रिमंडल के अंदर उनको मंत्री भी बनाया। इस तरह के कई और उदाहरण है। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने मेरे सामने चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा। चुनाव हारना जीतना नहीं है, कुछ नहीं। मैं जीत गया तो मेरा अहंकार नहीं है, मैंने कोई बड़ा कहा तीर नहीं मान लिया है चुनाव जीतने से। लोकतंत्र के अंदर कोई चुनाव जीतता है, कोई चुनाव हारता है। जब आपस में बैठकर और जो देश के हालात है, उस देश के हालात के अंदर जो समझ में आया कि हम सब लोगों को एकजुट होकर देश को बचाना जरूरी, जब ये विचार हम लोगों के जहन के अंदर आया तो हम लोगों ने सबने मिलकर ये तय किया कि उम्मीदवार राम बेनीवाल को, जो एक संघर्षशील है, व्यक्तित्व का धनी है, जो शिक्षा के लिए उसके लिए प्राथमिकता है, उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, जो रील के माध्यम से राजनीति नहीं करना चाहता है, जमीन के माध्यम से राजनीति करना चाहता है। कोरोना आया, कोरोना के वक्त के अंदर ये उम्मीदवार जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं, तो दोनों उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के और इनके। यहाँ किसी भी व्यक्ति से बात पूछ लो, आप ये सवाल पूछ लो, कभी भी उनको देखा, कभी भी नहीं देखा। उम्मीदवार राम बेनीवाल इन लोगों के बीच में आया। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने खुद की जेब से आज करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार के लिए एजेंसी में खर्च कर रहे हैं। आज हजारों गाड़ियां इनके लिए दौड़ हुई है। उस वक्त जब बाड़मेर के लोगों को जरूरत थी, जब सीबीसी मशीन की जरूरत थी, उस वक्त उम्मीदवार राम बेनीवाल ने अपनी जेब से पैसा खर्च कर हम लोगों के खून की जांच कराने के लिए व्यवस्था में सहयोग करने वाला उम्मीदवार राम बेनीवाल था। इसलिए उम्मीदवार राम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाकर साथ हम लोग। उम्मीदवार राम बेनीवाल कौन है? जो स्कूल के अंदर जब हम लोगों के पास संसाधन की कमी आई, बिल्कुल, तो वो उसने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के लिए नहीं इसकी प्राथमिकता रही, अपनी जेब के पैसों से स्मार्ट बोर्ड रूम लगाकर हमारे भविष्य कैसे मजबूत हुए उसके लिए अपने पैसा का उपयोग किया। उम्मीदवार राम बेनीवाल का उस तरह का पैसा का उपयोग सही है, इस तरह का पैसा का जो आज हम लोग देख रहे हैं, उम्मीदवार राम बेनीवाल की शालीन शब्दावली सही है, या आज जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इन उम्मीदवारों का वो सही है? इसका फैसला 26 तारीख को बाड़मेर के लोग करेंगे। बिल्कुल, बड़ा कठिन फैसला था लेकिन हरीश चौधरी जी ने लिया, तो हम माने कि उम्मीदवार राम बेनीवाल आ गए। और आज आपको क्या लगता है पूरी कांग्रेस बाड़मेर और जैसलमेर में एकजुट है? ये कांग्रेस और राजनीतिक दलों की बात में नहीं, उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ हर राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कहीं भी आप अगर उनके मन से ये पूछोगे इन तीनों उम्मीदवारों के अंदर किसको आप वोट दोगे, चाहे घर के ऊपर कोई भी झंडा क्यों नहीं लगा हो, जब मन से सवाल करोगे तो ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि झंडा किसी और का लगा हुआ, गाड़ी किसी की और की, और वो मन से जब पूछते भाई मन से वोट तो उम्मीदवार राम बेनीवाल को देंगे। तो आज ये इन सब चीजों से हम लोग क्या समझे कि उम्मीदवार राम बेनीवाल बाड़मेर के लिए, बालोतरा के लिए, जैसलमेर के लिए, और जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के लोगों के मन से इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार राम बेनीवाल। शुक्रिया हरीश जी। अमूमन सभी सवाल पूछे, वो सवाल भी पूछे जो काफी लोग तो जो आरोप लगा के चले गए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जो जो आरोप लगाए, मैंने तमाम सवाल वो पूछने के प्रयास किए और हरीश चौधरी ने बेबाकी से उनके जवाब भी दिए। हालांकि ये स्टूल मेरा अभी भी खाली है, इंतजार करेंगे कि वो कभी आए और यही जगह और उन्हीं बातों पे अपनी बात कहें, क्योंकि हरीश चौधरी ने एक बात काफी साफ कही कि केवल आरोप लगाना और आगे बढ़ जाना ये ठीक नहीं है। आरोप लगाइए तो जिम्मेदारी से लगाइए, तथ्यों के साथ लगाइए और उन्हें साबित कीजिए जनता के सामने। केवल जनता के सामने बोल के आप ये जनता, आप विवेक जी, ये जनता यहाँ भी खड़ी है। बिल्कुल, सबको दिखाओ, इनको आप दिखाओ। अगर कोई भी करे, ऐसा नहीं कि आप और मैं कुछ एयर कंडीशन कमरे के अंदर ये कर रहे हैं, बिल्कुल जो बात कर रहे हैं सड़क के ऊपर कर रहे हैं, जनता के बीच में कर रहे हैं। और आज तक मैं इन लोगों के बीच में नहीं गया। 5 साल हो गए निर्णय कराने के लिए, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ चलकर, कोई दबाव नहीं है। पहले दफे जीवन के अंदर 5 सालों के बाद में पहली दफे इन मुसलमानों के वहां चलूंगा। आप मेरे साथ चलो और वहां देखकर और दुनिया को बताओ कि मैंने उनके वोटों की ताकत का उपयोग उन लोगों के लिए किया है, उनके वोटों की ताकत का उपयोग मैंने विवाद करने के लिए किया। आपका मेरे तरफ से है, आपको वहां चलने का इन्विटेशन है कि आप चलकर और वहां इस चीज को भी आप देखो। बिल्कुल, हम चलते हैं आगे और जानेंगे वहां पे भी। हरीश चौधरी जी ने काफी स्पष्ट शब्दों में अपने काम भी बताए और तथ्यों के साथ बताए। अब उम्मीद है कि सामने से भी कुछ वो भी तथ्यों के साथ अगर बताएंगे तो मैं जरूर तैयार हूं। मेरे पास कैमरा भी है और लाइट भी है, माइक भी है। तो रविंद्र सिंह भाटी का इंतजार रहेगा। सांबरा से मैं विवेक श्रीवास्तव, राजस्थान चौक के लिए।